नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध राज का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्त वंश जो है ये श्रीगुप्त नामक शासक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इस वंश में कुछ जैसे प्रमुख शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि। दोस्तों इस काल में काफ़ी जो है कला और संस्कृति का विकास हुआ। कई जो है नए मंदिर जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी देख लें कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो इस वंश में हमें इन प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुप्त वंश का जो इसकी जो स्थापना करी वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। इसके बाद हमें घटोत्कच गुप्त नामक व्यक्ति जो है यहाँ का शासक बनता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है समुद्रगुप्त यहाँ का शासक बनता है। समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ का शासक बनता है और उसके बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। गुप्त वंश की बात जब हम करते हैं तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करते हैं और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय, जो उसका जो विजय अभियान था, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा हम लोग एक भीतरी स्तंभ लेख जो है इसके बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है हमको। तो यहाँ से जो स्कंदगुप्त के द्वारा जो हुणों को पराजित किया गया था उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना होगा कि भीतरी जो स्तंभ लेख है वो किससे रिलेटेड है, तो स्कंदगुप्त से है। और इसके द्वारा जो स्कंदगुप्त ने जो हुणों को पराजित किया था इसकी जानकारी हमको मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति, विल्सड स्तंभ लेख और भीतरी स्तंभ लेख से। तो यहाँ से इन तीनों से हमको ये पता पड़ता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हुआ 275 ईस्वी में वो श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति हुआ था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र जो है घटोत्कच जो है यहाँ का शासक बनता है। तो अभी तक मैंने आपको महत्वपूर्ण दो बातें यहाँ बताई। पहला, श्रीगुप्त जो है यहाँ का शासक बनता है, इसको यहाँ का संस्थापक माना जाता है। और दूसरा जो है आपको नाम याद रखना होगा, घटोत्कच गुप्त जो है इसके बाद शासक होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनसे पहले जो शासक हुए उनके बारे में हमें कोई विशेष इतिहास में जानकारियां नहीं मिलती हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इनका शासन काल जो है 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, ईस्वी। तो घटोत्कच का ये पुत्र था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। तो एक आपको क्वेश्चन याद रखना होगा कि महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। अब आपको राजधानी याद रखना होगी। इनकी राजधानी क्या थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा बिंबिसार ने, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बिंबिसार ने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो इसी तरह से यहाँ पर हमको चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा भी लिच्छवी राजकुमारी कौन थी, कुमार देवी, इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अपनी स्थिति को जो है मजबूत बनाया था। तो चंद्रगुप्त ने 319-20 ईस्वी में एक गुप्त संवत भी चलाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आया है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब इसके बाद इसका जो पुत्र था जिसका नाम समुद्रगुप्त था, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासकों में से रहा है ये। तो ये समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी के बीच में इसका शासन हमको देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हरिशेन की। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख जो लिखा है, इससे हमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि कभी भी इसको जो है पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण जो है समुद्रगुप्त को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, नेपोलियन से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत में किस शासक की जो है नेपोलियन से तुलना की जाती है, तो वह है समुद्रगुप्त। तो विंसेंट स्मिथ ने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का
नेपोलियन कहा था, तो वह है विंसेंट स्मिथ। अब समुद्रगुप्त जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कला का बड़ा ही प्रेमी था, तो इसने कविराज की उपाधि धारण कर रखी थी। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल गया कि किस शासक के द्वारा जो है कविराज की उपाधि ली हुई थी। यही नहीं, ये लेखक भी अच्छा था, इसने कृष्ण चरितम नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल गया, कविराज के अलावा कृष्ण चरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अब जैसा कि हमने देखा हुआ है कि ये कला का प्रेमी था, तो ये वीणा वादन में बड़े इंटरेस्टेड थे, तो वीणा प्रेमी कहे जाते हैं। इसी तरह से इनके जो सिक्के आए थे, इनके सिक्के पर ये वीणा बजाते हुए देखे गए हैं। तो फिर से अगला क्वेश्चन मिल गया कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर वह वीणा बजाते हुए देखा गया है, तो वह था समुद्रगुप्त ही। एक और क्वेश्चन बनता है, वसुबंधु, ये एक बौद्ध भिक्षु थे। इनको जो है, बौद्ध भिक्षु जी को जो है समुद्रगुप्त ने अपने यहाँ पर संरक्षण, या आप बोल सकते हैं आश्रय दिया हुआ था। तो यहाँ से इस पीपीटी से आपको 3-4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। कविराज की उपाधि एक, दूसरा कृष्ण चरितम नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन थे, तीसरा वीणा बजाते हुए, और चौथा किसके सिक्कों पर जो है आपको वीणा बजाते हुए कौन सा शासक देखा गया है, तो वह है समुद्रगुप्त। और वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु को किसने संरक्षण या आश्रय दिया हुआ था, तो वह है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर, जिसका कि शासनकाल हमें 375 से 415 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको अपने जीवन काल में ही जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है इनको उत्तराधिकारी तो घोषित कर ही दिया गया था। अब मैं बात कर रहा हूं सांची अभिलेख की, तो यहां से जो है देवराज और वाकाटक लेखों में अब क्या याद रखना है आपको, सांची अभिलेख में इसे देवराज कहा गया है और वाकाटक लेखों में इसे देवगुप्त कहा गया। तो अब यहां से आपको फिर से एक नया क्वेश्चन मिल जाता है कि देवराज और देवगुप्त, ये इस तरह की जो है उपाधियां किसके पास थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास थी। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही गुप्त युग का स्वर्ण काल माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, तो ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि किसके शासनकाल को गुप्त युग का स्वर्ण काल माना जाता है, तो वह था चंद्रगुप्त टू। अब उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की इन्होंने दूसरी राजधानी बना लिया था। तो बल्ख विजय की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने बल्ख को जीता था, तो इसके बाद पंजाब में व्यास नदी पर इन्होंने विष्णु पद पर क्या बनवाया था, एक विष्णु ध्वज लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विष्णु ध्वज लौह स्तंभ, है ना। तो ये आपको क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था। बाद में जो है इस लौह स्तंभ को फिरोज शाह जो है दिल्ली की महरौली में इसको दाखिला करके, जहां हमारी कुतुब मीनार भी है, वहीं पर इसको स्थापित करवा दिया था। तो आपको याद रखना है कि विष्णु ध्वज जो है, ये लौह स्तंभ जो है ना, इसको जो है फिरोज शाह दिल्ली लेके आया था और कुतुब मीनार में ही इसको वहां पर स्थापित करवा दिया था। कुतुब मीनार के पास में आप देखेंगे तो वहां आपको एक लौह स्तंभ दिखाई देगा, वही कहलाता हमारा विष्णु ध्वज या लौह स्तंभ। अब चांदी के सिक्के की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के ही मिलते हैं हमको। ये फिर से अगला क्वेश्चन मिल गया कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के हमको किसके देखने को मिलते हैं, तो वह था चंद्रगुप्त टू इटसेल्फ। देन अब इनके दरबार में जो है 9 रत्न हुआ करते थे, तो देख लीजिए आप कौन कौन थे, कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वरामीर और वरुचि। अब एटलीस्ट आपको कौन कौन से याद रखने हैं, कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वरामीर, ये 3 तो आपको मिनिमम याद रखना होंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि कालिदास अथवा धनवंतरी अथवा वरामीर, कोई भी आपको एक उठा के पूछ लेंगे, ये किसके 9 रत्नों में से एक रहे हैं, तो आपको फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ये टिक करके आना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो धनवंतरी क्या थे, ये एक चिकित्सक थे, है ना, इनके दरबार में एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन आपको यहां से निकल आया, इन्हें जो है भारतीय आयुर्वेद का पिता भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है, तो वो धनवंतरी ही थे। अब महाकवि, ये कालिदास का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट ये 3 नाम आपको याद रखना, कालिदास, धनवंतरी और वरामीर के, ये 3 नाम तो आपको याद रखने होंगे। तो उसमें से एक भारतीय आयुर्वेद के पिता हो गए धनवंतरी,
एक हो गए भारत के शेक्सपियर जो कि हो गए कालिदास जी, और वराहमिहिर जो है ये खगोल शास्त्र पर इन्होंने क्या लिखा था, वृहत संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था तीन नाम तो आपको याद रखने होंगे, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर। ये तीनों जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। अब इन्हीं के समय जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। तो आपको इस पीपीटी में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो धन्वंतरी, कालिदास, वराहमिहिर और इसके अलावा फाहियान, ये चारों आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त 2 से कोरिलेट करके याद रखना ही होंगे। देन अब हम अगले शासक पर आ जाते हैं, कुमार गुप्त प्रथम। तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगी कि इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने शासनकाल में। चलिए, इसके अलावा इन्होंने एक शक्रादित्य नाम से नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना भी करी थी। तो आपसे क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शक्रादित्य नाम से क्या था, या ये शक्रादित्य नाम से नालंदा में जो बौद्ध विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और ये सभी लोग जानते हैं कि नालंदा को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा गया है। चलिए, इसके अलावा कुमार गुप्त जो है इनको एक और क्रेडिट जाता है सर्वाधिक अभिलेख, जो कि लगभग संख्या 18 में थे, है ना। गुप्त शासकों की ही बात कर रहा हूं, इन्हीं में जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख जो है किसके समय के थे, कुमारगुप्त प्रथम के समय के थे। और सर्वाधिक सिक्के भी जो है लगभग 14 प्रकार के इन्होंने ही जारी करवाए थे, कुमारगुप्त प्रथम नहीं। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस समय जो है अगर हम बात करें तो मुद्राओं को सबसे बड़ा ढेर जो है तो लगभग 623, ये फिगर आप नहीं याद रखिएगा, ये बयाना नाम की जगह है, भरतपुर राजस्थान, यहाँ से ये मिला है हमको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बयाना भरतपुर राजस्थान से हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो थी कुछ बातें इंपॉर्टेंट कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित। अब और क्या बातें आपको देखना है, एक हम इनका बिलसड़ का अभिलेख याद रखते हैं और एक तुमैन का अभिलेख याद रखते हैं। तो ये जो बिलसड़ का अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश एटा जिले में है, और तुमैन का जो अभिलेख है ये ग्वालियर में। अब तुमैन अभिलेख से हमको क्या मिलता है, कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति इसमें बताया गया है। आगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को जो है शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तो वह है तुमैन का अभिलेख। और अगर हम लोग जैसे मध्य प्रदेश पीएससी की ही बात कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपको ग्वालियर याद रखना होगा। इसके अलावा जो बिलसड़ का अभिलेख है ये एटा जिले में स्थित है, ये प्रथम अभिलेख था इनका। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको अगला शासक जो है वह है स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था, तो वह है स्कंदगुप्त आपका। और किस अभिलेख से जो है हमको इस बारे में जानकारी मिलती है, तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से हमको ये भी पता पड़ता है कि हुणों को मलेच्छ भी कहा गया था। अब जूनागढ़ जो है ये सौराष्ट्र अभिलेख है, सौराष्ट्र वाले की बात कर रहा हूं जो कि सौराष्ट्र में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इनके जो पूर्वपति थे जिनका नाम था चक्रपालित, इनके द्वारा सुदर्शन झील पर एक बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो सुदर्शन झील जो है यहाँ पर एक बांध था और उसका पुनर्निर्माण जो है इनके जो पूर्वपति थे चक्रपालित इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा मैं भीतरी स्तंभ लेख की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। पुष्यमित्र और हुणों के साथ जो स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था इसका वर्णन हमको भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अब आइए हम लोग कुछ सिक्कों के बारे में बात करते हैं, किस तरह के कैसे क्वाइंस गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश के शासकों के द्वारा सर्कुलेट किए गए थे। तो अगर हम बात करें सोने का सिक्का, तो ये जारी करने वाला पहला गुप्त शासक अगर आपसे पूछा जाए तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए मैंने आपको इनके क्वाइंस की इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपसे पूछा जाए सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम ही। अब कुषाणों ने क्या किया था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, तो वह थे गुप्त शासक। दो अलग अलग बातें यहाँ पर मैंने दी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ समुद्रगुप्त की।
तो ये पहला शासक था जिसने अनेक प्रकार के सिक्के तो चलाए ही थे, है ना। अब इनमें कुमारगुप्त जो है उसने सबसे ज्यादा 14 प्रकार के सिक्के चलाए थे। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी ये बात देखी थी। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे और इनकी जो राष्ट्रीय मुद्रा थी उसको दिनार स्वर्ण कहा गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो राष्ट्रीय मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था, उसको दिनार कहा जाता था और ये स्वर्ण की हुआ करती थी। अब कुछ साहित्य से संबंधित बातें देखेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्यभट्ट की। तो ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट का नाम बहुत फेमस है। इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और सबसे पहले गणित और नक्षत्र विद्या में इन्होंने संबंध दिखाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मैथ्स में और नक्षत्र विद्या में किसने रिलेशन स्थापित किया था, तो वह थे हमारे आर्यभट्ट साहब ही। अब इन्होंने जो है क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इनका जो है इनको वास्तविक जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट को हम लोग मैथ से ही कोरिलेट करते हैं। तो क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इनका वास्तविक जन्मदाता भी आर्यभट्ट को ही माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ वराहमिहिर की। तो ये ज्योतिषी थे, है ना, और इन्होंने पृथ्वी का जो है देशांतर उज्जैन में तैयार किया था। एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। इन्होंने ही वृहद जातक, लघु जातक, विवाह पटल, योगमाया, वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ भी लिखे हैं। तो वराहमिहिर के आपको कौन कौन से तो याद रखना ही है। एक आपको वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दो एग्जाम्स में काफी बार आए हैं, तो ये दो तो आपको भूलना ही नहीं है। ये लिस्ट मैंने मेरे इस लेक्चर की लास्ट पीपीटी पर भी दी हुई है, तो वहां भी एक बार हम लोग ये चीजों को देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुश्रुत की। ये गुप्त काल में क्या था, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ था, आप कह सकते हैं सर्जन था ये, ठीक है ना। तो सुश्रुत का नाम भी याद रखना होगा। और अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था, तो ये था गरुण। आइए अब कला और स्थापत्य के बारे में देखते हैं। तो मंदिर जो है गुप्त काल की वास्तुकला में ये यहाँ हमें सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। तो मंदिर निर्माण यहाँ पर काफी हुआ। अब मंदिरों में हमें क्या देखने को मिला कि इनकी ज्यादातर जो मंदिर थे उनकी छत सपाट देखने को मिली। कुछ मंदिर ऐसे भी मिले जिनमें हमें शिखर देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर मंदिरों की छत जो है हमें वो प्लेन देखने को मिलती है। अब यहाँ जो गुप्त काल के जो मंदिर थे उनके जो द्वार थे और स्तंभ थे वो अलंकृत देखने को मिले हैं, है ना, उनको सजाया गया है। लेकिन जो मंदिर का जो भीतरी भाग होता था वो प्लेन था, सिंपल था, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई नक्काशी देखने को नहीं मिलती है। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से मंदिर। तो भूमरा का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर है, सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था और अब तो केवल जो है इस मंदिर के केवल गर्भगृह ही शेष बचा है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्या है, तो एक मुखी शिव की मूर्ति है। चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सतना मध्य प्रदेश में है, तो आपसे भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, एक क्वेश्चन सतना टिक करके आना है। दूसरा किस काल का मंदिर है, तो आपको गुप्त काल टिक करके आना है। तीसरा क्वेश्चन, तो ये किसका मंदिर है, तो शिव का मंदिर है। देन अब मैं बात कर रहा हूं नचना कुठार पार्वती का मंदिर है, भूमरा मध्य प्रदेश में है ये भी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कहां पर है, तो भूमरा मध्य प्रदेश में है। तो किससे संबंधित है, तो ये पार्वती जी का मंदिर है ना। और तीसरा जो है मैं बात कर रहा हूं ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरगांव मंदिर। ये ईंटों का बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें शिखर भी देखने को मिलता है, इसकी छत जो है ये पिरामिड की तरह देखने को मिलती है हमको। तो आपको तीनों मंदिर याद रखने होंगे, मैंने आपको जो बताए हैं, है ना, भीतरगांव का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर और ये भूमरा का शिव मंदिर। अब अगला जो है ये मध्य प्रदेश पीएससी के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर। गुप्त काल का मंदिर है तिगवा का, किसका मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। कहां पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है, नरसिंह की मूर्ति है, आपको किसकी मूर्ति देखने को मिलती है, नरसिंह की।
अब मैं बात कर रहा हूं सांची के मंदिर की। तो सांची जो कि रायसेन जिले में आता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो यहाँ राइट साइड में, स्तूप के राइट साइड में एक मंदिर है जिसे सांची का मंदिर कहा गया है। इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 दी गई है, 17। तो एक क्वेश्चन अगर थोड़ा ज्यादा डीप में जाता है हमारा एमपीपीएससी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अब सांची मंदिर जो है ये गुप्त काल का आरंभिक मंदिर तो माना ही जाता है। अब इसमें द्वार मंडप भी हमको देखने को मिलता है। स्तंभों के अतिरिक्त कहीं कहीं पर इसमें अलग अलंकार, कहीं पर भी इसमें अलंकरण देखने को नहीं मिलते। तो जो स्तंभ में जो पिलर्स हैं वो तो अलंकृत हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमें अलंकरण कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो सांची का मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब अगर हम देखें देवगढ़ झांसी, ये दशावतार का मंदिर कहलाता है। ये फिर से गुप्त काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में हमको देखने को मिलती है। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि किस मंदिर में हमको गुप्त स्थापत्य कला पूर्ण विकसित रूप में देखने को मिलती है, तो वह है देवगढ़ झांसी का दशावतार का मंदिर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 मीटर इसमें एक ऊंचा हमको एक शिखर देखने को मिलता है। इस मंदिर में किसकी प्रतिमा है, तो इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। चलिए, ये तो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए ये। अब मैं बात कर रहा हूं एरन का विष्णु मंदिर। ये कहां पर है, सागर मध्य प्रदेश में। फिर से एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ वराह और विष्णु का मंदिर हमको देखने को मिलता है। तो एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐहोल का मंदिर, ये बीजापुर कर्नाटका में है। ये भी गुप्त काल का ही मंदिर, हम लोग सारे गुप्त काल के मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, तो गंगा और यमुना की मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। तो ऐहोल के मंदिर में क्या है, गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। कहाँ ये, तो बीजापुर कर्नाटका में ये देखने को मिलता है हमको। अब हम बात कर रहे हैं कि गुप्त काल में जो गुहा मंदिर निर्मित हुए हैं, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भिलसा, विदिशा का जो पुराना नाम है, मध्य प्रदेश में ही है। विदिशा भोपाल के समीप है, भोपाल से 55 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। तो उदयगिरी की पहाड़ियों में ही जो प्राचीनतम गुहा मंदिर है गुप्तकालीन, वो देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पर मैंने आपको फोटो लगाया हुआ उदयगिरी की पहाड़ियों के। और इन गुहाओं को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति जो थे वीरसेन शैव ने बनवाया था। तो फिर से आपको एमपीपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, इन उदयगिरी गुहाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपको फिर वीरसेन शैव टिक करके आना होगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कौन थे, सेनापति थे। इन्हीं गुफाओं को क्वीन ऑफ केव भी कहा जाता है। तो एक और क्वेश्चन मिल गया कि किन गुफाओं को क्वीन ऑफ केव भी कहा जाता है, तो वह है उदयगिरी की गुफाएं। चलिए, तो हमने देखा कि हमने बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी। अब मैं बात कर रहा हूं अजंता में जो बाघ गुफाएं हैं, है ना। तो बौद्ध गुहा मंदिरों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता में अगर हम देखें तो 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल की मानी जाती हैं। तो आपको कौन से 3 नंबर याद रखने हैं, 16, 17 और 19। ये 3 नंबर की जो 3 नंबर मैंने आपको दिए हैं, 16, 17 और 19, ये जो गुफाएं हैं इन 29 गुफाओं में से ये गुप्त काल की मानी जाती हैं। तो इनको याद रखिएगा प्लीज आप लोग। अब इस काल की जो है मूर्ति कला की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका जो महत्वपूर्ण जो केंद्र था वह था सारनाथ। यहां सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण देखने को मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, बौद्ध और कुछ जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं हमको। इनका जो राजकीय धर्म था वह था वैष्णव। गुप्तों का जो राजकीय धर्म था वह था वैष्णव। इन शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि भी धारण की गई थी, और गरुड़ जो है इनका राजकीय चिन्ह था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखने को मिलती है, मैं बात कर रहा हूँ अर्धनारीश्वर की मूर्ति की, जो कि जिसमें हमें आधा शिव भगवान की और आधी पार्वती जी की मूर्ति देखने को मिलती। अर्धनारीश्वर की मूर्ति इसको कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है वो किस काल में देखने को मिलती है, कब से बनना शुरू हुई थी, तो ये गुप्त काल से ही बनना शुरू हुई थी। इसी समय हमें त्रिमूर्ति, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी पूजा की जाती थी,
तो ये त्रिमूर्ति भी गुप्त काल से ही देखने को मिलती हैं, यहीं से इनका आरंभ हुआ था। अब कुछ हम लोग देखते हैं कृति और उनके लेखक। तो इस तरफ मैंने लेखक लिखे हुए और यहाँ पर उनकी राइटिंग्स लिखी हुई हैं। तो कालिदास की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुसंहार, मेघदूत, आपका कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो ये सारी कृतियां किसकी हैं? कालिदास जी की हैं। एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, याद रखिएगा इनको। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की कृतियां हैं। काव्यदर्श और दश कुमार चरित ये दंडिन की लिखी हुई हैं। भारवी, कीरतुनर्जियम, ये भारवी की राइटिंग है। इसके अलावा ये हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये वराहमिहिर की है। आपका ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट की कृतियां हैं। देन कामसूत्र वात्सायन का लिखा हुआ है। देन मृक्षकटिकम जो है ये शूद्रक का लिखा हुआ है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की राइटिंग है। हर्ष चरित और कादम्बरी बाणभट्ट की हैं। और हर्ष की अगर हम बात करें तो इनकी तीनों आपको याद रखना है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो ये तो था गुप्त काल में जो भी जिसके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, उसकी मैंने आपको एक यहाँ पर टेबल दे दी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो गुप्त काल के बारे में था, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में था। दोस्तों ये हमारी सीरीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी जो आगामी प्रारंभिक परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।